हेलो दोस्तों, जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज 10th क्लास के हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं और इसका आज ये फर्स्ट क्लास होगा। इसका हो सकता है कि 3 पार्ट में क्लास है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो आप इसको देखेंगे और अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये जो पहला चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अच्छा, राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ क्या होता है? यूरोप तो आप सब समझते होंगे कि यूरोप एक क्या है, एक मतलब 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप का नाम है यूरोप। लेकिन राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद होता क्या है और इसका क्या मतलब होता है? तो राष्ट्रवाद होता है कि मतलब आपको अपने देश के प्रति प्रेम हो जाए, किसी भी राष्ट्र के प्रति वहाँ के जनता का प्रेम, यानी आपके राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम, वही आपका राष्ट्रवाद कहलाया। इसका अगर हम परिभाषा में देखें तो इसको कहेंगे कि जब व्यक्ति अपने निजी हितों को छोड़कर देश के बारे में सोचने लगे, मतलब कि आप अगर अपने बारे में न सोच करके, अपने फायदे और नुकसान को न देख करके, अगर आप अपने देश के फायदे के बारे में और उसके नुकसान को देखते हुए अगर आप सोचते हैं तो वही चीज़ आपके क्या कहलाएगा, वही आपका राष्ट्रवाद कहलाएगा। तो इस राष्ट्रवाद शब्द का जो जन्म होता है वो फ्रांस से होता है और इसी फ्रांस में जो राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवाद का उत्पन्न होता है और धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैलता है। तो इस पूरे यूरोप के में जहाँ जहाँ इस राष्ट्रवाद शब्द का जन्म होता है और राष्ट्रवाद जहाँ जन्म होता है वहाँ जो अपने देश के बारे में जब जनता सोचने लगती है और देश के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं या अपने उस देश के जनता के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं उनके प्रति विद्रोह करती है, उसी ये चैप्टर में वही चीज़ बताया गया है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आपको पता चल गया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, कि जब आप अपने निजी हितों को छोड़कर अपने देश के बारे में सोचने लगते हैं तो वही आपका राष्ट्रवाद होगा। इसका जो जन्म होता है वो फ्रांस से होता है और इसका जो सर्वप्रथम परिभाषा दिया था वो अर्नेस्ट रेनन ने दिया था। तो इस राष्ट्रवाद शब्द का जो जन्म होता है वो फ्रांस से होता है, लेकिन राष्ट्रवाद को किसने परिभाषित किया? तो वो थे अर्नेस्ट रेनन। इन्होंने इस राष्ट्रवाद शब्द को परिभाषित किया था। इसमें ये यूरोप के राष्ट्रवाद में जब अगर राष्ट्रवाद शब्द का जन्म अगर फ्रांस से ही होता है तो हमको सबसे पहले वहीं की क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति को ही पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका जो शुरुआत होता है 1789 में होता है और वहाँ के उस समय के राजा जो थे वो लुई 16वें थे, जो बुर्बो वंश के मतलब शासक थे। और उस समय फ्रांस में बुर्बो वंश ही चल रहा था और उसी का एक शासक था जिसका नाम था लुई 16वां। और इसी के अत्याचार और इसके जो निरंकुश शासन जो कर रहा था फ्रांस में, इसी को देखते हुए जनता वहाँ का विद्रोह करती है और वहाँ से राष्ट्रवाद का जन्म होता है, राष्ट्रवाद शब्द का जन्म होता है। इस फ्रांस के क्रांति का जो नारा दिया गया, जो जब इस क्रांति कर रहे हैं तो वहाँ पे एक नारा दिया गया जिस नारा का नाम था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और इसी नारा को हम अपने भारतीय संविधान में भी रखे हुए हैं। तो ये चीज़ आपके मतलब जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब का चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को आप रखेंगे कि फ्रांस के क्रांति का ही नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। मतलब सभी कोई समान हो, स्वतंत्र हो और एक दूसरे से भाईचारे के साथ जुड़े रहे, इस क्रांति का ये नारा था। यहाँ का जो ये लुई 16वां शासक था, इसके पूर्व एक आते हैं लुई 14वें। और इस लुई 14वें का एक कथन है कि मैं ही राज्य हूँ तथा मेरा शब्द ही कानून है। मतलब ये जितने बुर्बो वंश के शासक हुए, जितने भी लुई 16वें हुए, 15वें हुए या 14वें हुए, ये जितने थे उस समय ये पूरे अपने शासन को निरंकुश तरीके से चला रहे थे फ्रांस में। और इसी के कारण वहाँ की जनता बहुत परेशान थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि लुई 14वें जो शासन कर रहे थे उस समय उन्होंने ये कथन दिया है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे जो शब्द है वही कानून है। मतलब कि उस समय इतने जो निरंकुश तरीके से ये लोग शासन कर रहे थे, उसी का परिणाम यह फ्रांस की क्रांति है। इसके बाद जब लुई 16वें आते हैं तो उन्होंने भी इन्हीं के पदचिन्हों पर चला और इन्हीं के जैसे उन्होंने शासन किया, जिससे जनता बहुत परेशान हो गई। और इसके लुई 16वें के एक और यहाँ इनके साथ
फ्रांस की जनता परेशान थी कि लुई 16वां तो जो निरंकुश तरीके से शासन कर रहा था वो कर ही रहा था, इसकी एक पत्नी थी और वो भी इससे भी ज़्यादा मतलब वो क्या कह सकते हैं घातक थी जनता के लिए, और उसके पत्नी से भी पूरे जनता परेशान थी, और ये इस लुई 16वां को ब्लैकमेल भी करती थी। मतलब कि नहीं होता है कि कहा जाता है कि हाँ कभी कभी किसी को इतनी सुंदर पत्नी मिल जाती है कि वो फिर शासन प्रशासन, राजा हो या कोई हो, शासन प्रशासन उसके अनुसार से चलाने लगता है। जैसे आपको भारतीय इतिहास में भी देखने को मिलेगा कि जो जहांगीर होता है, अकबर होता है, तो अकबर भी जोधाबाई के अनुसार से शासन कुछ दिन तक चलाते हैं। जहांगीर तो पूरा अपना शासन अपने पत्नियों के नाम से ही चलाता है। तो इस तरह के बहुत सारे राजा हुए, उसमें से एक राजा ये भी हैं जिन्होंने उस तरह का शासन किया, और इनके इसी शासन के परिणाम था कि जनता ने क्रांति कर दी। अच्छा, ये क्रांति करने का मतलब किसी भी चीज़ को अगर किसी के विरुद्ध आप क्रांति करते हैं, अगर हमको कोई बोले कि क्रांति कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो मांग होगा। तो उस क्रांति का कुछ मांग था जो जनता के द्वारा रखा गया था, और उसमें था पितृभूमि बचाओ, फ्रांस की एक नागरिकता हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, एक तिरंगा हो और फ्रांस भाषा को मान्यता मिले। मतलब कि जो हम अपने जैसे मातृभूमि बोलते हैं ना, हमारे जो हम धरती माँ को पूजा करते हैं, उसी तरह फ्रांस में जो था वो उनके अपने जो देश है उसको वो पितृभूमि बोलते थे। तो इसलिए वो कहते थे कि हमारे ये पितृभूमि को बचाओ और इसको क्या करो, इन जो निरंकुश शासक हैं जो हमारे फ्रांस के बारे में या हमारे यहाँ के जनता के बारे में नहीं सोच रहे, उनको यहाँ से भगाओ। तो इनका पहला उद्देश्य था पितृभूमि बचाओ। दूसरा था फ्रांस की एक नागरिकता हो, मतलब कि जो फ्रांस छोटे छोटे राजाओं में बट गया था, उन फ्रांस की क्या हो कि मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में फ्रांस में ही आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो टैक्स भर के जाते हैं। तो ऐसा ना हो, फ्रांस हम सबका देश है और फ्रांस में सबको घूमने की और रहने की आज़ादी हो। तो इसलिए एक नागरिकता होना चाहिए, समानता हो, मतलब सब जगह जा सकते हैं, सबको बराबर तरीके से मतलब देखा जाए। तो समानता सब में हो, स्वतंत्रता हो कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता भी हो। एक तिरंगा हो, मतलब कि कोई जब अगर एक फ्रांस हो जाएगा, अगर छोटे छोटे राज्यों में ना बट के एक फ्रांस हो जाएगा तो एक तिरंगा भी हो जाएगा। और एक तिरंगा होने के बाद एक भाषा हो, एक भाषा होने से सबको अपनापन लगेगा। अगर छोटे छोटे अब गांव में ही भाषा बदलने लगे कि इस गांव में दूसरी भाषा बोलने जाने लगे, उस गांव में दूसरी भाषा बोली जाने लगे, तो एक आपको शहर में रह के ही आपको एक मतलब लगेगा कि हम कहाँ पे आ गए। एक गांव से दूसरे गांव जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाषा का बड़ा महत्व होता है, और इसी को देखते हुए उनका मांग भी था कि फ्रांस में एक भाषा, फ्रेंच भाषा को मान्यता मिले, जिससे हमको एक राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति लगाव महसूस हो। तो इस चीज़ का भी उन्होंने ध्यान रखा। अब क्या था कि ये सारे चीज़ का मांग रखे, और इस मांग के साथ वो सड़क पर उतरता है जनता, और ये जनता उतरने के बाद वहाँ पे क्या करता है, क्रांति कर देता है। इस क्रांति के पश्चात जो था उन्होंने क्या किया कि लुई 16वें और उनकी पत्नी दोनों को उनके महल से निकाल करके और दोनों को जनता मार देती है। और दोनों एक जो आप पुराने फिल्म में देखते होंगे ना कि एक इस प्रकार से ये रहता था, इस प्रकार से, और इस पे गर्दन रख के काट दिया जाता है। तो उसी प्रकार से एक इसको हम लोग बोलते हैं गिलोटिन, इसको बोलते हैं हम लोग गिलोटिन। और इसी गिलोटिन पे रख के लुई 16वें को और उनकी पत्नी को जनता के द्वारा मार दिया जाता है। और इस जब राजा को मार दिया जाता है तो यहाँ से ये क्रांति का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि क्रांति इनके विरोध में हुआ था।
तो इनके विरोध में जब क्रांति हुआ था तो जब राजा ही मर गए तो क्रांति का भी समापन हो गया। तो क्रांति के उद्देश्य जो थे, वो मांग थे, वो आप देख लिए। लेकिन अब जब राजा मर जाते हैं तो क्रांति के कुछ परिणाम निकलते हैं और इस क्रांति के पश्चात जनता के कुछ मांग को वहाँ पे माना जाता है, जिसमें पहला होता है कि नया संविधान को बनाया जाता है, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया जाता है, सामंती व्यवस्था को खत्म किया जाता है, नाप तौल की समान पद्धति को लागू किया जाता है और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा को बना दिया जाता है। तो जहां आप देख रहे हैं कि एक नया संविधान बना, मतलब कि इसके पूर्व जो राजतंत्र चल रहा था इसको ख़त्म किया गया। इसको ख़त्म ना करके इसका थोड़े से रूप में बदलाव किया गया और इसमें संविधान बना करके संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना कर दिया जाता है। मतलब कि आप देखेंगे कि राजा तो रह रहा है, राजा का पद अभी भी है, लेकिन राजा अब किसके अनुसार से काम करेगा? जो संविधान निर्माण किया गया है तो उसी को संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं आया है, राजा और राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, लेकिन अभी जो मतलब काम करेंगे वो संविधान के अनुसार से काम करेंगे। तो वही संविधान बन जाता है और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। सामंती व्यवस्था को खत्म किया जाता है। सामंती व्यवस्था मतलब क्या कि सामंती व्यवस्था उस समय वो रहता था ना कि मतलब बहुत सारे भूमि किसी को दे दिया जाता है, किसी के अधिकार में दे दिया जाता था और उस भूमि पर उस सामंत एक हो जाते थे और उस पे से टैक्स वसूलना और उस पर से जितना भी देखभाल करना है वो एक सामंत के द्वारा किया जाता था। धीरे धीरे वो सामंत क्या करते थे कि अगर किसान उस ज़मीन पर जितने उपज का टैक्स नहीं भर पाते थे तो वो ज़मीन उस सामंत का खुद अपने पास रख लेते थे। तो ऐसे ऐसे करके सामंत बहुत बड़े ज़मींदार हो गए थे और इनके पास ज़मीन की बहुत बड़ी बड़ी इनके पास ज़मीन की टुकड़ियाँ हो गई थी। तो इस चीज़ से क्या हो गया था कि गरीब जो था और गरीब हो गया था और सामंत का प्रभुत्व उस समाज में बढ़ गया था। इसलिए सामंती व्यवस्था को उस समय समाप्त कर दिया जाता है। फिर नाप तोल के पद्धति को समान किया जाता है। मतलब कि जहाँ पे कहीं 1 केजी का मतलब 800 होता था, कहीं 1 केजी का मतलब 900 ग्राम होता था। तो इस चीज़ से मतलब छुटकारा पाया गया और पूरे फ्रांस में एक तरह के नाप तोल के पद्धति को लागू किया गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाता है। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, इस संधि के परिणाम आते हैं। अच्छा, इस संधि के बाद अब ये 1789 में ये क्रांति हुई है और इस 1793 में आप देखेंगे कि कौन लुई 16वें को मार दिया जाता है। इसके बाद फ्रांस में एक बहुत बड़ा राजा आता है और उस राजा का नाम रहता है नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट इस समय जो क्रांति चल रहा है ना 1789 का और ये 1789 का जो क्रांति चल रहा है, उस क्रांति के समय ये नेपोलियन इसमें एक सैनिक के रूप में भी कार्य करता है और 1804 में यह देखिए फ्रांस का सम्राट भी बन जाता है। तो इसके भाषण में इसके पास लोगों को एकजुट करने में और शासन करने के इसके पास ताकत और क्षमता बहुत अधिक थी। और इसी को देखिए कि कितने एक 1789 में एक जो क्रांति के समय सेना में एक मामूली सिपाही रहता है और 1804 में उसी जहाँ क्रांति हो रही है उसी देश का वो फिर सम्राट भी बन जाता है। ये 1804 में जब आता है तो एक अपना नेपोलियन कोड लेके आता है। जो ये नेपोलियन कोड एक तरह के संविधान था जो नेपोलियन कोड के अनुसार से शासन करता था। तो मतलब कि एक छोटा मोटा कानून का यह किताब खुद से बनाया और उसका नाम नेपोलियन कोड दिया और उसी के अनुसार से यह पूरे फ्रांस में शासन करता था। तो इस नेपोलियन कोड का जिस वर्ष सम्राट बनता है उसी वर्ष यह नेपोलियन कोड भी आता है। तो याद रखेंगे 1804 में यह सम्राट बनता है और 1804 में ही नेपोलियन कोड लागू भी कर देता है। अब नेपोलियन के राष्ट्रवाद में देखना है तो नेपोलियन के राष्ट्रवाद क्या था और ऐसा क्या था नेपोलियन में जो आज भी इसका नाम हम बहुत गर्व से लेते हैं, कभी एग्जाम्पल देते हैं। और उस समय भी आप देखेंगे तो पूरे यूरोप में नेपोलियन का दबदबा हो चुका था।
पूरे वहाँ के राजा जितने अगल बगल के जितने भी देश थे वो सब नेपोलियन के इस राष्ट्रवाद से बहुत प्रभावित हो चुके थे। वहाँ के लोगों में इतनी मतलब नेपोलियन के प्रति स्नेह हो गया था कि सबको अपने देश में नेपोलियन जैसा सम्राट चाहिए होता था। तो इसके राष्ट्रवाद में ऐसा क्या विशेषता थी उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके राष्ट्रवाद में यह सबसे पहले जब फ्रांस में शासक बनता है तो सारे विशेषाधिकार को ख़त्म कर देता है। किसी भी मंत्री या किसी भी राजा के अधिकारी को कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। सब सामान्य जनता के तरह नॉर्मल आएंगे और काम करके जाएंगे। तो ये सबसे पहला काम यह विशेषाधिकार को ख़त्म करता है। आर्थिक असमानता को ख़त्म करता है। आर्थिक रूप से जितने भी क्या थे गरीब थे उनमें असमानताओं को ख़त्म करता है। जितने भी ये सामंत थे, सामंतों के ज़मीन को जो एकत्र करके बहुत बड़े बड़े ज़मींदार बन के बैठे हुए थे उनकी ज़मीन को लेकर के यह सब में बांट देता है और सारे गरीबों को ज़मीन दे देता है। तो इससे एक आर्थिक रूप से सब में बराबरी आ जाती है। तो ये आर्थिक असमानता को भी ख़त्म करता है। यातायात के साधन को बेहतर करता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या उस चीज़ पे ध्यान देता है जिस पे किसी अन्य राजा को कभी ध्यान दिया ही नहीं, जिससे लोगों को एक दूसरे से क्या है मुलाकात करने में या एक दूसरे से मिलने जुलने में बहुत आसानी होती है। और संचार व्यवस्था का शुरुआत करता है जिसमें डाक व्यवस्था है। तो जो यातायात व्यवस्था के साथ साथ डाक व्यवस्था भी करता है जिसमें लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिससे क्या होता है नेपोलियन की ये सारी चीज़ कार्य में लोगों के अंदर उत्साह बढ़ जाता है और सभी लोग को नेपोलियन का कार्य मतलब बहुत प्रभावित कर देता है। कानून के समक्ष सबको समान करता है, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं, सब कानून के समक्ष समान है। और ये सारे जो चीज़ करता है नेपोलियन, इससे क्या होता है कि देश में एक जनता को कुछ खुद में अपने आप को लगता है कि हाँ हम भी फ्रांस के नागरिक हैं और फ्रांस के नागरिक हैं और हमारे देश हमारे बारे में सोचता है, हम भी इस देश में कुछ महत्व रखते हैं। इन सारे चीज़ों को नेपोलियन लोगों के अंदर जगाने में कामयाब रहता है। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर जो नेपोलियन के कार्य को देख करके आसपास के आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, फ्रांस के पास के देश हैं, उन सारे देश के लोगों के मन में होता है कि काश हमारे पास भी एक नेपोलियन जैसा राजा होता जो हमको भी इस तरह की छूट देता, हमारे पास भी सारे चीज़ की बेहतर सुविधा होती। हर चीज़ जो नेपोलियन फ्रांस में कर रहा था लोग उसको देख करके नेपोलियन के प्रति और स्नेह इनका बढ़ते जा रहा था और अपने देश के राजा के प्रति इनका मन थोड़ा सा कम हो रहा था और उनके प्रति विद्रोह का ज़्यादा संभावना बढ़ गया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनके देखिए नेपोलियन की लोकप्रियता के बारे में भी कहा गया है कि यह जिस दिशा में जाता था लोग उसी दिशा में चले जाते थे। मतलब इन सारी चीज़ों को देखकर नेपोलियन की लोकप्रियता उस समय पूरे यूरोप में बहुत अपने चरम पर थी। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए क्या होता है कि जितने भी फ्रांस के जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश थे, उन सारे पड़ोसी देशों में ये विद्रोह का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। सबको नेपोलियन चाहिए होता है और नेपोलियन इस चीज़ को अनुभव करके सब पे आक्रमण भी कर करके जितने भी आस पड़ोस के जो देश हैं उनके बहुत सारे ज़मीन को अपने अंडर में ले लेता है। क्योंकि जब जनता विद्रोह कर देती है तो वहाँ राजा का भी कोई पावर नहीं होता है। जब जनता विद्रोह कर देगी तो सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से नेपोलियन को बहुत आसानी हो जाता था किसी भी देश पे आक्रमण करना, किसी भी उसके क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेना, क्योंकि वहाँ की जनता खुद चाहती थी कि वो नेपोलियन के शासन के अंतर्गत आए। तो इससे नेपोलियन सारे आसपास के क्षेत्रों को बहुत सारे क्षेत्रों में अपने अधिकार में लेता है। और इन सारे चीज़ों को देखते हुए जितने भी पड़ोसी देश के राजा थे उनको डर हो जाता है कि अब जनता क्या करेगी, हमारे खिलाफ या तो विद्रोह कर देगी या फिर नेपोलियन आक्रमण करके हमको इस राज्य से हटा देगा। तो इन सारे चीज़ों को इन सारे चीज़ से वो डर गए थे और वो क्या करते हैं
उस समय के 4 जो महत्वपूर्ण देश उस समय के देश थे जो थे ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन और रूस। ये 4 देश क्या करते हैं मिल करके और ये सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, चारों मिल के नेपोलियन पे हमला करेंगे और नेपोलियन को हरा के उसको यहाँ से भगाएंगे। तो ये इनका ये अभी प्लान था ही। तब तक नेपोलियन क्या करता है, इन चारों को संयुक्त रूप से क्या युद्ध के लिए आह्वान कर देता है और इन पे आक्रमण कर देता है। इससे क्या होता है कि अब इतने बड़े बड़े देश और इतने बड़े बड़े जो सेना साथ में जब आ जाती है तो फिर भी उसके बाद नेपोलियन का कोई वर्चस्व नहीं चलता है और एक युद्ध होता है 1815 में जिसको हम वाटरलू का युद्ध कहते हैं। और इसमें क्या होता है, नेपोलियन का हार हो जाता है। 1815 में नेपोलियन हार जाता है इस वाटरलू के मैदान में और इसी वाटरलू के मैदान को हम लोग वाटरलू का युद्ध भी कहते हैं जो 1815 में होता है। ये याद रखेंगे कि किसके किसके मध्य हुआ था, ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन और रूस। ये पर्सा जो है ना वो आपको एक जर्मनी का, अच्छा ये जो प्रसा है ना, ये प्रसा आपको एक जर्मनी का एक बहुत बड़ा राज्य रहता है। जब आपको हम जर्मनी का एकीकरण बताएंगे तो उसमें प्रसा का क्या महत्व था उस समय आपको बताया जाएगा। लेकिन उस समय पूरे जर्मनी को हम प्रसा के नाम से ही संबोधन करते थे। लेकिन ये प्रसा केवल उसका एक बड़े राज्य के तौर पे वहाँ पे था। तो ये 4 जो देश थे ये इनके बीच और फ्रांस का जो नेपोलियन था इनके बीच वाटरलू का युद्ध होता है। और इस समय नेपोलियन हारने के बाद नेपोलियन का हो जाता है, नेपोलियन यहाँ से हार जाता है और नेपोलियन के जो शासन का अंत हो जाता है। इसके बाद 1815 में ही ऑस्ट्रिया का राजधानी जो वियना है वहाँ पे एक संधि की जाती है इन चारों देशों के और नेपोलियन के मध्य। और इन संधि को हम लोग ऑस्ट्रिया का संधि ही कहते हैं, सॉरी वियना का संधि कहते हैं। ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना है। तो यहाँ आपको इस संधि को भी याद रखेंगे कि 1815 में भी वाटरलू का युद्ध हुआ और 1815 में ही वियना संधि हो जाता है। इस संधि का जो अध्यक्ष था उस समय ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था मेटरनिक, जिसको आपको अब लगभग उसके 30 से 40 साल के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना होगा। एक पूरे मतलब ये जो मेटरनिक था ये बहुत बड़ा रूढ़िवादी था और बहुत खतरनाक किस्म का इंसान था। इसने केवल न कि फ्रांस पे राज किया बल्कि पूरे यूरोप में इसका एक युग का प्रारंभ हो जाता है। और 1815 से 1848 तक देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो भी यूरोप में जो भी चलेगा वो मेटरनी के इशारे पे होगा। जो भी राजा बनेगा किसी भी देश का हो यूरोप के संदर्भ में तो वो मेटरनी के ही मतलब सहयोग से ये मेटरनिक जब चाहेगा तभी बन पाएगा। तो ये मेटरनिक, और उस समय जो संधि हो रहा था उस समय ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो ये भी पूछता है क्वेश्चन कि उस समय का अध्यक्ष कौन था, तो मेटरनिक था। और उस समय मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना संधि 1815 में और वाटरलू का युद्ध 1815 में। अब इस संधि में क्या हुआ और इस संधि का क्या परिणाम निकला उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस संधि में ये किया गया कि नेपोलियन के पूर्व व्यवस्था को लागू कर दिया गया और जीता हुआ राष्ट्र वापस ले लिया गया। मतलब पूर्व नेपोलियन के पूर्व जो भी ये सारे बदलाव किए थे नेपोलियन ने, और इसी बदलाव के कारण पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का हर एक मतलब जनता के, हर एक देश के जनता के मन में राष्ट्रवाद उत्पन्न हो गया था। जितने भी आसपास के पड़ोसी देश थे फ्रांस के, उनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति जागरूकता हो गई थी। वो सब इस राजतंत्र नामक चीज़ को हटाना चाहते थे, सबको संविधान चाहिए होता था। तो इन सारे बदलाव को देखते हुए ये सारे चीज़ का मांग उठा था, क्योंकि ये सारा इतना चीज़ आज़ादी दे दिया, इतना चीज़ समानता ला के रख दिया नेपोलियन फ्रांस के लोगों के बीच कि सबको ये चीज़ चाहिए मतलब उस समय चाहिए होता था। तो यह मेटरनिक समझा कि हाँ ये जो बदलाव हुआ है सब बवाल इसी के कारण कर रहे हैं, इसलिए ये क्या करते हैं ना कि इस बदलाव को ही हम लोग मान्य नहीं करेंगे। और इसी के परिणाम में उसने कहा कि अब नेपोलियन के जो भी आया, नेपोलियन 1804 से 1815 तक जितने भी काम किए वो सारे काम को रद्द किया गया। और उसके पूर्व जो व्यवस्था थी जिसमें सब कोई शासन करता था, बुर्बो वंश के राजा जो शासन कर रहे थे, उनके शासन प्रणाली या यूरोप में जो भी बदलाव हुए थे जहाँ पे नेपोलियन ने कब्जा किया था, उस क्षेत्र में भी जो उसके पहले की व्यवस्था थी नेपोलियन के पूर्व, उस सब को लागू किया जाए।
जीता हुआ राष्ट्र वापस करो, जो भी वो जीत गया था राष्ट्र उसको वापस करके अपने फ्रांस में उसको सीमित कर दिया गया। सेना को भी सीमित कर दिया गया कि इतने बड़े सेना तुम लेकर रहोगे तो कभी भी तुम आक्रमण कर सकते हो या फ्रांस कभी भी इस चीज़ का बदला ले सकता है, इसलिए उसके सेना को भी कम करा दिया गया, जुर्माना भी अच्छा खासा उस पर लगा के और फिर छोड़ दिया गया। इसके बाद आपको पता है कि जब नेपोलियन हार जाता है और ये सारी चीज़ जब संधि वगैरह हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाता है कि नेपोलियन को वहाँ से फ्रांस से आपको हटा दिया जाता है और फ्रांस से हटा करके अटलांटिक महासागर में एक सेंट हेलेना द्वीप है। आपको पता होगा कि ये जो आपको अफ्रीका महाद्वीप है और इधर आपको दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के जो मध्य में ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे एक मिलता है आपको सेंट हेलेना द्वीप और इसी सेंट हेलेना द्वीप पे इसको भेज दिया जाता है। और यहीं पे 1800 आपको देखिएगा कि 21 में उसी सेंट हेलेना द्वीप पे नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के बाद अब 1815 में जब इस फ्रांस में नेपोलियन का समाप्ति हो जाता है शासन, तो फिर से जो पुराने ब्रूगो वंश के राजा थे उनको फिर से शासन में लाया जाता है और उनको उसमें एक राजा थे लुई 18वां जो इसके बाद अब शासन करेंगे। और ये किसके इशारे पर अब काम करेंगे, ये अब मेटरनी के इशारे पे काम करेंगे, क्योंकि मेटरनी का सब बदलाव कौन कर रहा है, मेटरनी कर रहा है। जो भी बदलाव होगा अब मेटरनी के हाथ से होगा। नेपोलियन के कुछ और अन्य कार्य भी देख लेते हैं कि नेपोलियन संहिता इसने 1804 में आया था। नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड कहिए, वही बात हुआ। ये 1804 में आता है तो नेपोलियन संहिता लाता है जिसमें क्या था, समानता था, योग्यता के अनुसार से पद था और आयात निर्यात शुल्क माफ था। मतलब कि सबको समानता देता था। नेपोलियन कोड जो उसके संविधान के तौर पे काम करता था और योग्यता से पद देता था। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब किसी को जो क्या कहते हैं पैरवी से आ गया या राजा का बेटा है इसलिए कुछ अच्छा पद दे दिए या मंत्री का बेटा है तो इसलिए उसको अच्छा पद दे दिए, ऐसा कुछ नहीं था। उसके युग में जो योग्य था उसको वो पद मिलता था। इसमें भेदभाव सब खत्म कर दिया था, सबको समान रूप से देखता था। और आयात निर्यात शुल्क माफ़ कर दिया था जिससे व्यापार भी बहुत बढ़ गया, लोगों को आसानी हो गया एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह अपने सामान को बेचना, किसान खेती अच्छे से करते थे। तो ये सारे अच्छे काम नेपोलियन के किए गए थे और ये जो तीनों चीज़ है वो नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड में दिया गया था। उसने क्या किया था कि एक जर्मन राइन संघ का स्थापना किया था। मतलब कि नेपोलियन जब आक्रमण करता है ना, जब धीरे धीरे अपने आस पड़ोस के राज्यों पे देशों पे आक्रमण करता है तो उसमें एक देश था जर्मनी। और जर्मनी के जो बहुत सारे भाग टूट चुके थे। मतलब जर्मनी कहा जाता था कि उस समय की लगभग 100 या 90-100 भाग में बटा हुआ था। और इस सारे छोटे छोटे एक जर्मनी के भाग को इसने क्या किया था, एक रूप से ला करके और बहुत सीमित कर दिया था उनको, या 20 या 25 या 36 मतलब भागों में उसको सिमट कर रख दिया था। तो इसी चीज़ को जो सिमट के रखा था उसी चीज़ को कहा जाता है जर्मन राइन संघ। इसको जर्मनी के जो एकीकरण पढ़ेंगे तो उसमें हम इस चीज़ के बारे में टोटल डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इटली के एकीकरण में भी इसके मदद करता है क्योंकि वहाँ भी इसने दो आपको संघ का स्थापना किया था, सिसिलेपाइन संघ और ट्रांसटेडियन संघ। इसको याद रखेंगे, हमेशा पूछते रहता है कि सिसिलेपाइन संघ की स्थापना कहाँ की गई और किसके द्वारा की गई, तो ये नेपोलियन के द्वारा किया गया इटली में। और ट्रांसटेडियन संघ का भी स्थापना इटली में नेपोलियन के द्वारा किया जाता है। एक है आपको जॉल्वे राइन संघ। ये क्या था ये थोड़ा सा आपको बता दें क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। ये एक व्यापारियों का संघ था जो आपको प्रसा जो हम आपको बता रहे हैं कि जर्मनी का जो भाग है ये आपको जर्मनी का एक बड़ा सा भाग जो है प्रसा है। इसी प्रसा के व्यापारियों के द्वारा इस चीज़ का इस संघ का स्थापना किया गया था जिसका नाम जॉल्वे राइन संघ था। और यही जॉल्वे राइन संघ कैसा संस्था था, व्यापारियों का संस्था था। इसको प्रसा में यानी जर्मनी में आपको इसका स्थापना किया गया था। और यह किस काम क्या करता था, व्यापारियों के हित में काम करता था। सब व्यापार के जो भी देखना था, काम देखना था,
या कोई कानून बनाना था या व्यापार से संबंधित कुछ ऐसा करना था, तो ये सारे चीज़ जलवेरायन संघ करता था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने जलवेरायन संघ ने आर्थिक रूप से पूरे जर्मनी को यानी पूरे प्रशा को एक कर दिया था। सब मतलब सबको समान अधिकार देता था, सबके व्यापारियों को एक अधिकार मिलने लगा था। तो इससे इस जलवेरायन संघ का बड़ा महत्व है और इसका हम लोग और इसके डिटेल में भी हम और देखेंगे जब जर्मनी एकाकीकरण पढ़ेंगे। 1815 में मेटरनिक युग का शुरुआत हो जाता है, क्योंकि अब 1815 में क्या हो जाता है, नेपोलियन हारता है और नेपोलियन हारने के साथ साथ सारे राज्यों में इस सारे चीज़ों का पूरे देश पे लगभग उसका कब्जा हो जाता है। तो ये इसका अभी 1-2 वीडियो और आएगा, इसमें थोड़ा सा आपको अभी 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 का क्रांति पढ़ना है, फिर 1848 की क्रांति पढ़ना है फ्रांस की ही क्रांति में, और उसके बाद आप देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण पढ़ना है, इटली का एकीकरण पढ़ना है। तो आपको लगभग 2 से 3 वीडियो और बनेंगे, तो आप इसको देखिएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।